हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए। ठीक है, तो चलते हैं अपन सेकंड चैप्टर की तरफ में। हमारे पास में चैप्टर नंबर 2 यह है बहुपद। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद से पहले देखो 9th क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो, पदों को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। जो पद होते हैं हम उसको दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक तो होता है हमारे पास में पदों के आधार पर। ठीक है, समीकरण जो होती है, समीकरण को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, ठीक है। पदों के आधार पर कौन कौन से होते हैं हमारे पास समीकरण? देखो, पहले देखते हैं अपन एक पदीय समीकरण या व्यंजक। एक पदीय समीकरण या व्यंजक, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में द्विपदीय समीकरण या व्यंजक। तीसरा है त्रिपदीय समीकरण, त्रिपदीय समीकरण, ठीक है। और चौथा होता है बहुपदीय समीकरण, बहुपदीय समीकरण, ठीक है। तो ये होता है पदों के आधार पर समीकरणों का विभाजन करना। ठीक है, तो एक पदीय समीकरण, द्विपदीय समीकरण, त्रिपदीय समीकरण, बहुपदीय समीकरण। ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका कि बहुपद कहाँ से आए हैं। तो देखो, एक पदीय समीकरण क्या होता है? ऐसी समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। ऐसी समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं इसके लिए कि ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या कितनी होना चाहिए? एक। ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या एक हो तो एक पदीय समीकरण कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें 2x, इसमें सिर्फ एक ही पद है हमारे पास में। जैसे अगर अपन बात करें 5t² तो भी हमारे पास में कितना है? एक पदीय हमारे पास में। तो ये होता है एक पदीय समीकरण, ठीक है। अब द्विपदीय समीकरण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो। ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या 2 हो तो द्विपदीय समीकरण कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें 2x + 3, एक पद और ये 2 पद, ठीक है। पदों की संख्या कैसे कैसे बढ़ती जाती है? वो बढ़ती प्लस और माइनस से बढ़ती है, गुणा और भाग से नहीं बढ़ती है, ठीक है। प्लस और माइनस से बढ़ती है। तो 2x एक पद है, 3 एक पद है, बीच में लग गया प्लस, तो ये हमारे पास होगा 2 पद, ठीक है। जैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 5t² - 60, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है। ये तो हमारे पास में कितने हो गए? ये द्विपदीय समीकरण हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन त्रिपदीय समीकरण के लिए। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो, त्रिपदीय समीकरण कहलाता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारे पास में? जैसे अगर अपन बात करें 2x² + 3x - 5, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो कितना हो गया? त्रिपदीय समीकरण हो गया, ठीक है। 9th क्लास के हिसाब से बस रिवीजन कराते चल रहा हूँ ताकि अपने को और अच्छे से समझ में आ जाए, ये वाला चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुपदीय समीकरण के लिए। बहुपदीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो। बहुपदीय मतलब 3 तक तो हमने पढ़ी रखा था, 3 पद आ गए। अब 3 से अधिक पद आ गए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऐसी समीकरण जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो बहुपदीय समीकरण कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें 4x³ - 5x² + 6x + 5, ठीक है, ये आ गया। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पद है इसमें? 4 पद। तो 3 से अधिक हो गए, तो 3 से अधिक पद होते के साथ में हम क्या बोलेंगे? बहुपदीय समीकरण इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये हुआ पदों के आधार पर। अब बात करते हैं अपन घातों के आधार पर। तो इसमें होता है पहला एक घातीय बहुपद या समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, या व्यंजक भी बोल सकते हैं। एक घातीय बहुपद या समीकरण बोल सकते हैं, या फिर इसे ये भी बोलते हैं अपन रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद, बात एक ही है। तो अब घातों के आधार पर कर रहे हैं तो समीकरण क्या बनेगी? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1। जैसे अगर अपन बात करें 2x + 3, तो इसमें चर राशि क्या? x है हमारे पास में। चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ? जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है।
तो ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, दूसरा आ गया अपने पास द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, तो इसके लिए हम परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो जैसे अगर अपन बात करें 2x² प्लस 3x माइनस का 5, तो देखो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। जरूरी नहीं है कि आगे ही आए, ये बीच में भी आ सकती है, पीछे भी आ सकती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे अगर अपन बात करें 3x माइनस 5x² प्लस माइनस 6, तो x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जरूरी नहीं है यहाँ पे घात 1 से स्टार्ट हो रहा तो ये एक घाती हो गया। यहाँ पे हम अधिकतम घात देखें तो अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। ऐसे अगर अपन बात करें त्रिघातीय के लिए, त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद के लिए हम क्या देखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिघातीय बहुपद। जैसे अगर अपन बात करें 3x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2, तो x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है हमारे पास। तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। तो हम समीकरण को 2 तरीके से बांट सकते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हुआ। अब इस प्रश्नावली में हम जो पढ़ेंगे, यहाँ से अपन पढ़ेंगे एक तो द्विघातीय बहुपद और एक त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यहाँ से क्या पढ़ेंगे, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ये हमारे चैप्टर के अंदर है और इससे सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यापक रूप के लिए। ठीक है, पहले अपन शब्द को समझते हैं, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। ठीक है, ये तो अपन गणित की भाषा में बोलते हैं व्यापक रूप। देखो इसको जनरल वे में अपन समझते हैं कि क्या काम आता है व्यापक रूप। व्यापक को समझो एक ढांचे के रूप में, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर अगर हमें सपोज करो कि किसी चीज़ का हमें ढांचा पता होगा, अगर उसके अंदर अपन मटेरियल डालेंगे तो वो मटेरियल क्या करेगा, उस ढांचे का रूप धारण कर लेगा हमारे पास में। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, गणित के अंदर ये व्यापक रूप काम में लेता है। तो व्यापक रूप में अपन क्या करेंगे, अगर किसी भी समीकरण का व्यापक रूप हमें पता चल गया तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, संख्याओं को डालेंगे और वो समीकरण का रूप बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर अपन बात करते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो हम ये लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के, a का मान 0 नहीं हो सकता। देखो तो यहाँ a b c तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, चाहे तो नेगेटिव, चाहे तो ऋणात्मक, चाहे धनात्मक। ठीक है, a b c कोई सी भी संख्या हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन उसने क्यों दी है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वो a बराबर 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर a का मान 0 हो गया तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो x की अधिकतम घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो x की अधिकतम घात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर a का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ a का मान 0 नहीं आना चाहिए, बाकी b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है 1 नंबर के अंदर कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा। अच्छा, अब इसके अपन जांच करेंगे और जांच के लिए अपन देखो किस किस के बीच में जांच करेंगे, तो हम यहाँ नोट डाल के लिखेंगे द्विघात समीकरण के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई द्विघात समीकरण तुम्हें दे के रखेगा तो उसके शून्यक निकाल लोगे, उसके बाद में जो इसके गुणांक होंगे, जैसे x² का गुणांक जो भी संख्या देके रखे तुम्हें, x का गुणांक कोई और संख्या देके रखे, c अगर अकेली संख्या वो देके रखे, तो इसके बीच में अपन सत्यता की जांच कैसे करें कि वास्तव में सही निकले हैं हमारे शून्यक या गलत निकले, तो वो इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना द्विघात समीकरण, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यक, पहले हम ये मान लेते हैं इसके जो शून्यक निकाले अपन द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके, इसके शून्यक निकाले वो अपन मान लेते हैं अल्फा बीटा है। ठीक है, अगर इस समीकरण के शून्यक अल्फा व बीटा है तो हम 2 तरीके से इसकी जांच करेंगे। पहला काम करेंगे अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग।
तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमने शून्यक माने, इनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर किस निकालना है, माइनस का बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले से। बी कहाँ से, ये रहा, ए कहाँ से, ये रहा हमारे पास में, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए से निकालना है। क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सत्यता की जांच करेंगे। तो करेंगे शून्यकों के योग से, और दूसरा हम करेंगे शून्यकों के गुणनफल से। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, गुणनफल मतलब गुणा, ये निकलता है अपने पास सी अपॉन ए से, ठीक है। तो अभी द्विघात समीकरण के लिए बस इतना सा पढ़ना है कि व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए सत्यता की जांच कैसे करनी है, वो इन दोनों तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तब। अब अपन बात करते हैं त्रिघात समीकरण के लिए, ठीक है। तो व्यापक रूप जो होगा वो होगा त्रिघात समीकरण का, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। तो त्रिघात समीकरण का जो मैंने परिभाषा बताई थी वो क्या बताई थी कि चर राशि के अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर इसलिए नहीं मिटा रहा कि काम पूरा वही का वही लेंगे अपन, ठीक है। तो त्रिघात में कितनी हो जाएगी, घात अधिकतम 3 हो जाएगी, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। x की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पर 3 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा त्रिघात समीकरण। अब बात करते हैं अपन, देखो त्रिघात समीकरण के लिए त्रिघात समीकरण के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना। तो अपन यहाँ पे वही देखो, त्रिघात है तो शून्य कितने निकलेंगे, 3। जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्यक निकलते हैं। तो वहां पे द्विघात समीकरण के अंदर कितनी घात थी, 2 थी, तो इसलिए 2 शून्यक थे, अल्फा और बीटा माने थे अपन ने। अब इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें 3 है, तो इसके शून्य कितने मानेंगे, 3, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके से चेक करेंगे। शून्यकों का योग निकालेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन ए। लेकिन सेकंड के अंदर निकलेगा अपने पास शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो कैसे, देखो शून्यकों के गुणनफल मतलब 2-2 जोड़े करके अपन गुणा करेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, पहले अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। ये तो क्या हुए गुणनफल। उसके बाद क्या करना है, इनका योग करना, तो बीच में क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। तो ये निकलता अपने पास सी अपॉन ए से, सी अपॉन ए से निकल जाएगा, शून्यकों के गुणनफल का योग निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो जांच करते हैं इसकी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल बोला है तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर ये निकलता है माइनस का डी अपॉन ए से, माइनस का डी अपॉन ए। तो ये हमारे पास त्रिघात समीकरण के लिए व्यापक रूप और इसकी जांच करना इस तरह से करेंगे अपन, सवाल सोल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ हमें ये बताना है कि जांच को करते किस तरीके से अपन, ठीक है। देखो अब लास्ट जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसके लिए, तो वो है कि अगर आपको शून्यकों का योग देके रखे, ठीक है, क्या देके रखे, एक तो शून्यकों का योग देके रखे, कुछ भी देके रखेगा, और शून्यकों का गुणनफल देके रखे, शून्यकों का गुणनफल देके रखता है, ठीक है, ये देके रखता है। तो इससे वो तुम्हें क्या बोलेगा, ये तो अपन को क्या करेगा, देकर रखेगा, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या देकर रखेगा, वो दिया है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं शून्यकों का योग क्या देकर रख रखा है उसने, अल्फा प्लस बीटा, योग बोला है ना इसलिए अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो वो ज्ञात क्या करवाएगा आप लोगों से, ज्ञात करवाएगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, कुछ भी बोल सकता है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखेंगे अपन कि किसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या होगा, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास में x² माइनस शून्यकों का योग, फॉर्मूला ये शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास में जब तुम्हें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल देके रखता है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला इस तरीके से अपने पास काम आएगा। तो ये तो वीडियो था अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन का कि क्या हम सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो मैंने एक एक करके लाइन बाय लाइन सब चीज़ें बता चुका हूँ कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर 2.1 से स्टार्ट करूँगा, एक एक करके क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।